किरण और श्रुति बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को राजी करके शादी करने की सोची। वे हैदराबाद में एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगे। दोनों नौकरी कर रहे थे और साथ में रहकर खुश थे। एक दिन की बात है, जब वो दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे, श्रुति के ऑफिस से कॉल आया। हेलो श्रुति, हमारे गोवा ऑफिस में कल एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हें कल रात तक गोवा पहुंचना होगा। ओके सर, मैं कल सुबह की फ्लाइट बुक करती हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। किरण, गोवा में मेरी एक ऑफिस मीटिंग है। मुझे कल सुबह गोवा के लिए निकलना होगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ, वहाँ के बीचेस पर मजे करेंगे। अरे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से। अभी तुम जाकर वापस आ जाओ। हम शादी के बाद चलेंगे हनीमून पे। ओके, मुझे वापस लौटने में 1 हफ्ता लगेगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, आराम से जाओ। अगले दिन श्रुति गोवा के लिए निकल गई। किरण फ्लैट में अकेला था और आराम से सोया। अगले दिन वो ऑफिस गया और हमेशा की तरह घर वापस आया। लेकिन उस रात बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसने खुद को कंबल से ढक लिया और किसी तरह सो गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी और वो जाग गया। कंबल उसके ऊपर नहीं था, बगल में गिरा पड़ा था। उसे शक हुआ कि किसी ने घर में घुसकर सारी चीजों को तलाशा है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। वो घबराते हुए फिर से सो गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखट की आवाज से किरण जाग गया और दरवाजा खोलने गया। श्रुति सुबह सुबह गोवा से लौट आई थी। वो अंदर आई और किरण से पूछा, कितनी देर में दरवाजा खोला तुमने आज? तुम आज कैसे आ गई? तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ता लग सकता है। आज तो 2 ही दिन हुए हैं। मीटिंग खत्म हो गई तो मैं वापस आ गई। मेरे आने से राजा जी की नींद टूट गई ना। इतना कहकर वो मुस्कुराई और वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगी। किरण की रात में नींद ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। किरण, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो हम अस्पताल चलते हैं। दोनों पास के अस्पताल के लिए निकले। रास्ते में श्रुति और किरण एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। हर कोई किरण को अजीब तरह से देख रहा था। श्रुति किरण को नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन सड़क पर जा रहे लोगों को उसके शरीर पर घाव और उसका चेहरा खून से लथपथ बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। हर कोई डरकर दूर हट जा रहा था। हर कोई तुम्हें देखकर इस तरह हट क्यों जा रहा है? एक लड़का और एक लड़की सड़क पर आराम से हंसते हुए जब निकलते हैं ना, तो दुनिया के लोग उन्हें इसी तरह देखते हैं। डोंट माइंड देम। अगले दिन श्रुति ऑफिस गई। किरण को हल्का बुखार था, इसलिए वो घर पर ही रुक गया। उसके नंबर पर श्रुति के डैड का फोन आया। हेलो किरण, श्रुति कहाँ है? उसने पिछले 5 दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। ऑफिस में ज्यादा काम होगा अंकल, मैं बताऊंगा उसे। इतना कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और टीवी ऑन किया। वहां जो खबर चल रही थी उसने उसके होश उड़ा दिए। वे श्रुति नाम की एक लड़की को दिखा रहे थे, जिसकी 5 दिन पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था, पुलिस को लड़की की पहचान करने में 5 दिन लग गए। ये देखकर किरण रोने लगा। वो समझ गया कि जो श्रुति के रूप में 2 दिन से उसके साथ थी, वो श्रुति नहीं, उसकी आत्मा थी। उसी समय श्रुति का फोन आया। किरण उस कॉल को अटेंड करने से डर रहा था। हेलो किरण, क्या आज हम नाइट शो में कोई मूवी देखें? प्लीज श्रुति, मुझे छोड़ दो। ओह, तो तुम्हें भी सच पता चल गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती किरण, इट इज इम्पॉसिबल। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। किरण ने फौरन कॉल कट कर दिया। फिर वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। तुम किसी दिन भी उस प्रेतात्मा की वजह से खतरे में पड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली ताबीज देता हूँ। इसे खोना नहीं और अपने पास सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए उस जादूगर ने एक ताबीज उसके हाथ में बांधा। उसके बाद से किरण ने श्रुति को नहीं देखा और ना उसका कॉल आया। एक घने जंगल पिंजरपुर में शैतानों का घर था। सैकड़ों वर्षों से 3 खून चूसने वाली शैतान उस घर में रह रही थी। एक दिन वो तीनों शैतान आपस में बातें करने लगी। हमारा घर कुछ ही दिनों में ढह जाएगा और हम भी मर जाएंगे, बिछड़ भी जाएंगे। क्या हम ऐसा होने से रोक सकते हैं? मौत से बचने का एक ही तरीका है,
अगर हम एक ऐसे लड़के का खून पिए जिसकी उम्र हो 25 और वो अमावस्या पर पैदा हुआ हो, तो हमारा जीवन काल बढ़ सकता है। लेकिन हम ऐसे लड़के की पहचान करेंगे कैसे? उस लड़के के दाहिने हाथ की हथेली पर एक तिल होगा, यही पहचान है। ठीक है, मैं आज जाकर ऐसे जवान लड़के को ढूंढूंगी। फिर उनमें से एक शैतान एक सुंदर लड़की में बदल गई और लोगों के बीच घुसकर उनके हाथों को गौर से देखने लगी। फिर वो एक फोटो स्टूडियो पहुंची। उस लड़की को देखकर फोटो स्टूडियो का मालिक सुरेश, ओह हाउ प्रिटी, मेरे स्टूडियो में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की आई है। वेलकम मैम, अंदर आइए। ऐसा कहते हुए उसके दोनों हाथ खुले और उसकी दाहिनी हथेली पर तिल देखकर शैतान बहुत खुश हुई और उससे कहा, मुझे मैच मेकिंग के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवानी है। आप तो ऐसे ही इतनी प्रिटी हैं, अब देखिएगा आपकी तस्वीरें और भी लाजवाब होंगी। ये कहते हुए उसने फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। हर एंगल से तस्वीरें क्लिक करने के बाद मैम, कल आप अपनी तस्वीरें ले जा सकती हैं। ठीक है, मैं कल फोटोज कलेक्ट कर लूंगी। वो दरवाजे तक गई और फिर गायब हो गई। फिर वो शैतानों के पास पहुंची और फिर मुझे वो इंसान मिल गया जिसका खून हमें एक बार फिर जवान कर देगा। बाकी शैतान भी बहुत खुश हुई और जोर जोर से हंसी। दूसरी तरफ सुरेश उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा था और उसने खींची गई फोटोज डेवलप की। तैयार फोटोज को देखकर सुरेश हैरान रह गया। उन तस्वीरों में उस लड़की का अजीब रूप दिखाई दिया। उन तस्वीरों को देखकर वो घबरा सा गया। ये क्या है? इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीरें ऐसी क्यों आई हैं? मैंने इससे पहले इस कैमरे से हजारों तस्वीरें खींची हैं, लेकिन ऐसी अजीब तस्वीर कभी नहीं आई। कुछ गड़बड़ है, मुझे ये एक बार गुरुजी को दिखा देनी चाहिए। उसने उन तस्वीरों को लिया और गुरुजी नाम के एक जादूगर के पास गया। फिर सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई। वो कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक खून चूसने वाली भयानक शैतान लगती है। लगता है उसे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें तलाशते हुए आई थी। सुरेश डर गया और बोला, मुझे डर लग रहा है गुरुजी कि वो शैतान मेरे साथ क्या करेगी। डरो मत, मैं तुम्हें एक तरह की पवित्र राख दूंगा। अगर वो शैतान कोई मुसीबत खड़ी करे तो उस पर ये राख फेंक देना, ये तुमको उस खतरे से बचाएगी। सुरेश ने उस राख को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चला गया। उस रात उसने वो राख सोते हुए भी अपनी जेब में ही रहने दी। रात के 12 बज रहे थे। वे तीनों शैतान चुपचाप सुरेश के पलंग के पास आईं। सुरेश गहरी नींद में था। तीनों शैतानों ने उसके बेड को घेर लिया और सुरेश के साथ ही उसे उठा लिया। फिर वे उसे शैतान घर ले जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद जब सुरेश को बाहर की ठंडी हवा महसूस हुई तो वो उठकर बैठ गया। अरे, ये इतनी ठंडी हवा, जैसे मैं छत पर सो रहा हूं। ये सोचते हुए उसने नीचे देखा। 3 शैतानों ने उसके पलंग को हवा में उठा रखा था। उन तीनों शैतानों को देखकर सुरेश घबराकर जोर से चिल्लाया और नीचे कूदने लगा। लेकिन तभी उसे गुरु की दी राख याद आ गई और उसने फौरन उन शैतानों पर फेंकी। इससे वो जोर जोर से चीखने लगी। फिर उन्होंने उस खाट को हवा में ही छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई। सुरेश पलंग के साथ नीचे गिर गया। वहां से वो सीधे गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना सुनाई। बहुत बढ़िया, अब इसके बाद वो शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। और ये कहकर उन्होंने सुरेश को वहां से भेज दिया। दफ्तर में अपना काम पूरा करने के बाद सुदीप शाम को 6 बजे बाहर आया। उसका घर ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर था। जब वो अपनी बाइक पर जा रहा था तो उसने सड़क पर एक रोड डाइवर्जन बोर्ड देखा
कि उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई है। इस वजह से सुदीप ने बाइक एक दूसरे रास्ते पर ले ली जो काफी लंबा था। ओह, मैंने जल्दी घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन देर पे देर हो रही है, मुझे जल्दी पहुंचना था। ये सोचकर सुदीप ने अपनी बाइक और स्पीड से चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक उसे लगा कोई उसकी बाइक पर पीछे बैठा है। वो तिलमिला उठा। अरे कौन हो तुम, क्या कर रहे हो ये? इतना कहते हुए उसने अपनी बाइक को एक तरफ लगाया और पीछे मुड़ा। उसकी बाइक का पिछला टायर पंक्चर हो गया था। ओह गॉड, ये सब कुछ आज ही क्यों हो रहा है? लेट मी कॉल किशोर, बुलाता हूँ उसे यहाँ। ये सोचकर उसने किशोर को फोन किया। ओए सुदीप, इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है बे? यार, सिटी से 10 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट रूट पर मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। घर आने के लिए यहाँ कोई गाड़ी भी आती जाती नजर नहीं आ रही। प्लीज डू मी अ फेवर, आ जा यार। गॉश, तुम उस रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो रास्ता सेफ नहीं है। आई एम कमिंग देयर राइट नाउ, यू बी केयरफुल। ठीक है, जल्दी आ। ये कहकर सुदीप ने कॉल काट दिया। वहां बहुत कम रोशनी थी। उसने मोबाइल टॉर्च स्विच ऑन किया और चारों ओर देखा। वहां उसे डेंजर जोन का एक बोर्ड दिखा, जिसे देखकर वो घबरा गया और टॉर्च दूसरी तरफ की। तभी उसने एक व्यक्ति को एक चट्टान पर बैठे पाया, जिसने खुद को एक कपड़े से ढक रखा था। उसे देखकर भगवान का शुक्र है कोई तो है। किशोर के यहाँ आने तक मैं उसके साथ रह सकता हूँ। सुदीप उसके पास गया। काका, थोड़ा साइड हो जाइए ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। वो आदमी कुछ नहीं बोला और अपनी छड़ी का सहारा लेकर उठ गया। फिर वो एक तरफ जाकर दूसरी चट्टान पर बैठ गया। सुदीप समझ गया कि उस आदमी का एक पैर नहीं। फिर वो उससे बात करने लगा। काका, आप यहाँ कब से हो? 2 घंटे से बाबू। मेरा गांव यहाँ से थोड़ा दूर है। तुम क्यों आए इस समय यहाँ? ओ, मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुदीप, जो बहुत क्यूरियस था, उसने फिर पूछा, काका, आपका पैर कैसे हुआ ये? जब मैं खेत में अपना काम पूरा करके घर जा रहा था तो रास्ते में एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और रुकी भी नहीं। मैं सड़क पर गिर गया और सर में बुरी चोट लग गई। मैं उठ पाता उससे पहले एक और कार पीछे से आई। उसने मेरे पैर को कुचल दिया, इसलिए मैंने अपना पैर भी खो दिया। सुदीप ये सुनकर घबरा गया। क्या किस्मत पाई है काका, आप अभी भी जीवित हैं। गॉड इज ग्रेट। अच्छा होता अगर ऐसा होता, लेकिन मैं 2 घंटे पहले मर चुका हूँ। ये कहते ही उसने अपने शरीर पर से कपड़े को हटा दिया। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसके कपड़ों पर खून था। ये देखकर सुदीप समझ गया कि वो एक शैतान है और फिर उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने सुदीप की गर्दन कसकर पकड़ ली। मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब जाकर तुम यहाँ मेरा साथ देने आए हो। इससे सुदीप के पसीने छूट गए और वो जोर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई है क्या? मेरी मदद करो, ये शैतान मुझे मार डालेगा। फिर उस शैतान ने सड़क पर जा रही एक लॉरी के सामने सुदीप को धक्का दे दिया। सुदीप उस लॉरी के नीचे आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर उसकी आत्मा लॉरी के पीछे खड़े होकर बोली, क्या वो मेरी लाश है? हो, तुम भी मर चुके हो और मुझे एक साथी मिल गया।